दोस्तों स्वागत है अंचल भाई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ नई और बड़ी खबरें सामने आई है। दोस्तों बताएंगे विस्तार से पूरी जानकारी इसी के साथ में। भारत जोड़ो यात्रा क्या गेम चेंजर साबित होने वाला है? कांग्रेस पार्टी की यात्रा को लेकर तरह तरह के एनालिसिस सामने आ रहे हैं। दोस्तों विस्तार से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर कश्मीर से कन्याकुमारी के बाद भी कांग्रेस पार्टी का नहीं थमेगा यात्रा निकालने का सिलसिला। लंबाई के बाद चौड़ाई से पूरे भारत को नापा जाएगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक चलने वाली है नई यात्रा, बताएंगे पूरी अपडेट। वहीं पर बिहार के अंदर जंगल राज है, इस तरीके की दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने खुलेआम उड़ाई कानून की धज्जियां। मामले पर जांच के लिए लोगों ने की प्रशासन से मांग। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भाजपा के प्रवक्ता को जनता के सामने पूरी तरीके से घेर लिया दोस्तों और बुलवाया गौर से मुर्दाबाद, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता को दबाव में बोलना पड़ा। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों किस तरीके से भाजपा प्रवक्ता को झुकाया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है दोस्तों। पूरे देश भर के अंदर बेरोजगारों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने का किया है ऐलान। वहीं पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के स्कूलों के अंदर छुट्टी दिए जाने के मामले को लेकर जोरदार सवाल खड़े हुए हैं। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ बैठक में गए थे, लेकिन दुनिया के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री को साइडलाइन कर दिया गया। दोस्तों तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही बड़ी सफलता के बाद बाबा रामदेव के बदले सुर करने लगे राहुल गांधी की तारीफ। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में दो पत्रकारों ने, गोदी मीडिया के पत्रकारों ने माफी मांगी है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश भर के अंदर हवा बदलने वाली है, इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या आप भी आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं दोस्तों। इससे इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और कैसे मना रहे हैं ये भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के 9वें दिन भी ये यात्रा जोरदार तरीके से चलती रही। दोस्तों आपको बता दें कि 6:30 बजे सुबह पद यात्रा कुल्लम से शुरू की गई, जिसके बाद 11 बजे तक मॉर्निंग वॉक के कंप्लीट होने के बाद नींदकारा में थोड़ी देर वेट किया गया। उसके बाद पद यात्रा 5 बजे शुरू की गई है और शाम को 7 बजे ये यात्रा करुनागापल्ली में जाकर रुकी है दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित किया है। साथ ही साथ रात में ये यात्रा वहीं पर रुकी है। एक और बड़ी खबर की माने तो राहुल गांधी का ये यात्रा क्या गेम चेंजर होने वाला है, इसको लेकर तरह तरह के एनालिसिस सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी के साथ साथ अब तक भारत के अंदर किस किस ने बड़ी यात्रा की है, इसको लेकर दोस्तों पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो जानकारी सामने आई है वो ये कि ऐसी यात्रा जिसने भी निकाली है उसको बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। इसके कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, चाहे महात्मा गांधी की यात्रा हो या फिर युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर ने साल 1983 में भी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। उनकी पदयात्रा तमिलनाडु से कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक चली थी और उनको भी काफी सफलताएं मिली दोस्तों। इसी के साथ में सुनील दत्त ने शांति और सामाजिक सद्भाव को लेकर भी पदयात्रा की थी और उनको भी काफी सफलता मिली। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पदयात्रा की जाती है उससे नेता को समझ में आता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जनता को क्या चाहिए, और उसके बाद दोस्तों जनता के मुद्दे उठाने से लोग अपने से कनेक्ट करते हैं और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा मात्र 150 दिनों में खत्म नहीं होगी दोस्तों। पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो ये यात्रा चल रही है, कश्मीर में पहुंचने के बाद यानी 150 दिन पूरे होने के बाद कांग्रेस पार्टी एक नई यात्रा शुरू करने वाली है। इसके संकेत दिए जा रहे हैं। इस यात्रा में इस बार गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की जाएगी दोस्तों, यानी राहुल गांधी पहले दक्षिण से उत्तर भारत की यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद पश्चिम भारत से पूर्वी भारत की तरफ पूरी यात्रा की जाएगी, यानी इंडिया को पूरा कवर किया जाएगा दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके का भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन मिल रहा है उसके बाद उन्हें समझ में आने लगा है कि जमीनी स्तर पर अगर ऐसे ही जनता में पकड़ बनाया जाएगा तो गोदी मीडिया जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं को ही दिखाती है, उन्हें भी 24 घंटे राहुल गांधी को दिखाना पड़ेगा। उनकी यात्रा की चर्चा होगी और जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा और भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करना चाहती है उसे पूरी तरीके से। ऐसे यात्रा से नुकसान होने वाला है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आजकल बड़ा बयान देते हुए कहते हैं कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था काफी खराब है, बिहार जंगल राज की तरफ जा रहा है। और खासकर दोस्तों बेगूसराय के अंदर जो फायरिंग की गई थी उस मामले को उठाते हुए कई सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर गिरिराज सिंह खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के अंदर एक बाइक पर बैठकर बिना हेलमेट के कई पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में जगह जगह जा रहे हैं और उन लोगों से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं जो अंधाधुंध फायरिंग के दौरान घायल हुए हैं। हालांकि कई सारे लोगों ने गिरिराज सिंह को देखते ही विरोध भी कर दिया है दोस्तों। अपने संसदीय क्षेत्र में विरोध भी हुआ है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन से मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है कि बिना हेलमेट के, बिना ट्रैफिक नियम को पालन किए हुए जो ये यात्रा निकाली जा रही है इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ टीवी डिबेट पर बीजेपी के प्रवक्ता अमूमन गोड से मुर्दाबाद बोलने से बचते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये कमजोरी पता चल गई। इसके
बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से निजी चैनल पर जनता के बीच में गोडसे मुर्दाबाद बुलवाया है और आसपास में खड़े सभी लोगों ने तालियां बजाने लगे। दोस्तों दरअसल एंकर भी बीजेपी के प्रवक्ता से कहने लगे कि गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, जिसके बाद भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया को गोडसे मुर्दाबाद बोलना पड़ा। उसने कहा कि गोडसे मुर्दाबाद था और आगे भी रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने फिर से दबाव बनाया कहने के लिए दोस्तों, और कई बार ये बातें बुलवाई है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इससे पहले गोडसे मुर्दाबाद बोलने से बचा करते थे, अब मीडिया में इतने दबाव के बाद और जनता भी सामने रहती है और कांग्रेस पार्टी जानती है कि बीजेपी की कमजोरी क्या है, और यही बड़ा कारण है कि अब गोडसे मुर्दाबाद बुलवाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है। इसे भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से मनाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंदर शनिवार को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा बसों का अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया गया। सिर्फ ग्वालियर जिले से ही करीब 300 से 400 बसों का अधिग्रहण किया गया। 120 से ज्यादा स्कूल की बसों का इस्तेमाल किया गया, जबकि बाकी बसों के रूट को बदलने की भी बातें कही गई है। दोस्तों इसके लिए 2 दिन की छुट्टी भी दी गई है, जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जो सभा आयोजित की जा रही है उसमें जनता को दुख दिया जा रहा है, खासकर छात्रों के पढ़ाई से मजाक किया जा रहा है, और यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को पूरे देश भर के अंदर बेरोजगारों ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री की जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। दोस्तों इसके लिए सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे हैं दोस्तों, और इस दौरान एक फोटो शूट हुआ था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भी देशों के नेता मौजूद थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल साइड में खड़ा किया गया था दोस्तों फोटो खिंचवाने के लिए, यानी भारत का झंडा सबसे कोने में लगाया गया था पाकिस्तान के साथ, और यही तस्वीर अब चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर को साझा किया जा रहा है और इसी के साथ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी तस्वीर साझा की जा रही है दोस्तों, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल बीच में खड़े हैं। और सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने तरीके से सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अब गोदी मीडिया के लोग कहाँ हैं जो प्रधानमंत्री की तस्वीरों को शेयर करके बताते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि भारत को अलग थलग कर दिया गया है और यही बड़ा कारण है कि अब की विदेश नीति से देश को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कि बाबा रामदेव भारत जोड़ो यात्रा के बाद से अपने सुर बदलने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बाबा रामदेव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, काफी फिट दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी योगा भी करते हैं और साथ ही साथ बाबा रामदेव आगे कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण उनको काफी ज्यादा सोशल मीडिया में जगह मिल रही है, चारों तरफ वो छाए हुए हैं, यही उनकी विजय है। इस तरीके से बाबा रामदेव ने बयान देकर दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बता दिया। और इस तरीके से बाबा रामदेव के बयानों में जो टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों, इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं आप लोग लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जेएनयू की छात्रा रही और कार्यकर्ता शहला राशिद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी जो अब आज तक पर काम करते हैं उसे और NBDSA को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू की छात्रा रही शहला रशीद की याचिका के बाद सुधीर चौधरी को नोटिस दिया है। इस याचिका में नवंबर 2020 में एक कार्यक्रम प्रसारित किए जाने को लेकर सुधीर चौधरी और जी न्यूज से माफी मांगने की बात कही गई है। शहला रशीद ने न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा 31 मार्च 2022 को पारित एक आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें प्राधिकरण ने ब्रॉडकास्टर को माफी मांगने के लिए निर्देशित करने से इंकार कर दिया था, जबकि उसने अपने फैसले में कहा था कि शो में निष्पक्षता की कमी थी और केवल एक पक्ष को प्रस्तुत किया गया था। शहला रशीद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने नोटिस थमाया है और इस मामले पर 6 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। दोस्तों देखते हैं क्या कुछ जवाब सामने आता है। आपको बता दें कि आरोप लगाया गया था कि शहला राशिद आतंक के वित्त पोषण में शामिल है, यानी टेरर फाइनेंसिंग में उनका भी नाम है। इस तरीके से दोस्तों आरोप लगाए गए थे, यहाँ तक कि चैनल की तरफ से एक तरफा पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया था। जिस पर आरोप लगाए गए थे दोस्तों उसको जवाब देने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। यही बड़ा कारण है कि अब इस मामले पर कोर्ट की तरफ से नोटिस दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि आज तक चैनल के इंग्लिश चैनल इंडिया टुडे पर आकर रिपोर्टिंग करने वाले शिव अरूर ने भी माफी मांगी है। दोस्तों आपको बता दें कि जब नेवी का झंडा बदला गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो इस दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर इंडिया टुडे पर कहा गया कि नेवी के झंडे में कई बार बदलाव किए गए हैं, यहाँ तक कि एक बार वो बदलाव किया गया 2003 में, जिसमें भारत के नेवी के झंडे में क्रॉस वापस से लगाया गया जो देश की गुलामी की निशानी है दोस्तों। और दावा ये किया गया था कि ये फैसला कांग्रेस पार्टी के यूपीए गठबंधन की पहली सरकार ने लिया था, यानी मनमोहन सिंह सरकार ने लिया था, जबकि जांच करने के बाद जो पता चला वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की तब सरकार हुआ करती थी जब ये फैसला लिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने फैसला लिया था कि भारत के नेवी के झंडे में फिर से क्रॉस लगाया जाएगा जो देश की गुलामी की निशानी है। इसके बाद दोस्तों शिव अरूर की तरफ
से इस मामले पर माफी मांगा गया है, यानी मनमोहन सिंह पर आरोप लगाए गए थे और अब ये स्थिति है कि माफी मांगनी पड़ रही है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो टीवी के एंकर हैं, इनसे गलतियां कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं होती, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं होती, बल्कि कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने और उनकी सरकारों को नीचा दिखाने के मामले में ही गलती की जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीजें देश के गोदी मीडिया में चल रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह है कि बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मानव संसाधन की पूर्ति के लिए इस साल के अंत तक बिहार में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का सृजन किया जा रहा है, जिसके तहत बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी के अधिक अवसर दिए जाएंगे। प्रथम चरण के करीब 60,000 से अधिक रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव ने ये जानकारी दी है दोस्तों, यानी जो रोजगार देने का वादा उन्होंने किया था, धीरे धीरे उस पर अमल किया जा रहा है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। साथ साथ आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने 11 दिनों से छात्र संघ भवन पर आमरण अनशन पर बैठकर धरना देना जारी रखा हुआ है। यहाँ अनशन उस फीस वृद्धि के खिलाफ है जिसमें छात्र कह रहे हैं कि तकरीबन 400% की वृद्धि कर दी गई है। इसको लेकर छात्रों ने पहले ज्ञापन देकर विरोध किया और उसके बाद अगर बात नहीं बनी तो अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही अपने आंदोलन को धार देने के लिए मशाल जुलूस के साथ साथ दूसरे तरीके की गतिविधियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी उनकी मांगों पर खामोश है। दोस्तों, गुरुवार शाम को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चंद्रशेखर आजाद पार्क जाने वाले रास्ते पर सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आए और सभी के हाथ में मशाल थी और सभी ने कहा कि 400% फीस की वृद्धि की गई है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम जब तक अपनी बातों को मनवाएंगे नहीं, तब तक वापस जाएंगे नहीं। इसी के साथ में दिल्ली में आबकारी घोटाले मामले को लेकर दोस्तों एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। सत्येंद्र जैन से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गया ईडी और उनकी टीम। सीबीआई ने अपने एफआईआर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोपी नंबर 1 के बाद अब ये आगे की कार्रवाई की है। सीबीआई ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, 477A यानी खातों के जाल साजी की धाराएं लगाई है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ एक टीम को दोस्तों तिहाड़ जेल भेजा गया है। देखते हैं इस मामले पर किस तरीके की जानकारी आगे सामने आती है। साथ साथ सलमान खान को धमकी वाले केस मामले में अब मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है। टीम बना दी गई है, चंडीगढ़ भेजा गया है। अभिनेता के घर पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर कपिल पंडित ने हाल फिलहाल के अंदर नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार होने के बाद बताया था कि उसने सलमान खान के घर की रेकी की थी और उनकी हत्या करने के लिए बड़ी साजिश रच रहा था। और इसके बाद पुलिस प्रशासन अपने आप को अलर्ट दिखा रहा है और कह रहा है कि मामले पर कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की गई है। एसीबी ने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले पर दोस्तों कार्रवाई की है। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें आज हुई छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से भारी कैश के साथ में कई सबूतों की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के अंदर एक के बाद एक मंत्रियों और नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हो या फिर अब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह है कि भाजपा पार्षद समेत 1.5 दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के काशीपुर के अंदर बीते रात हुए झगड़े में भाजपा के पार्षद को उस वक्त झगड़ा करना महंगा पड़ गया जब पुलिस ने हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने दर्जन भर बाइकों को कब्जे में ले लिया है दोस्तों। और बीजेपी के पार्षद पर लोगों के साथ मारपीट करने और हंगामा करने का आरोप है, जिसके कारण ये गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यह है कि सवाई माधोपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक काफी नाराज हो गए। सीएम गहलोत के सामने छोड़कर चले गए मंच। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाई माधोपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्हें पुलिस लाइन मैदान में आयोजित ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत करना था। सीएम अशोक गहलोत निर्धारित समय से करीब 1.25 घंटे की देरी से हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां सीएम अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर चकचेनपुरा हवाई पट्टी पर उतरा और फिर वो कार से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। सीएम के पहुंचने पर विधायक दानिश अबरार और अशोक बैरवा के साथ साथ इंदिरा मीणा और रामकेश मीणा ने उनका स्वागत किया है। पुलिस लाइन मैदान पर आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया और सूबे की कांग्रेस पार्टी की सरकार की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों। लेकिन इस दौरान एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल पर विधायक दानिश अबरार के अलावा जिले के अन्य किसी भी विधायक की फोटो नजर नहीं आई और न ही किसी विधायक का सम्मान किया गया दोस्तों, जिसे लेकर खंडार के विधायक नाराज हो गए और मुख्यमंत्री के सामने ही मंच से चले गए। इस पर जिला के प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव अशोक बैरवा ने उनको वापस लौटाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर राजनीति में फिर लौटेंगी शशिकला। जल्द AIADMK मुख्यालय जाने का किया ऐलान। पनीर सेल्वम के साथ में उनकी तस्वीरें भी समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। कभी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सबसे करीबी और उनकी पार्टी में नंबर 2 रही
ही AIADMK की अंतरिम महासचिव VK शशिकला ने फिर से राजनीति में लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये वापसी की राह पर है और उचित समय आने पर पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि वह और पनीर सेल्वम के साथ मिलकर चेन्नई में पार्टी मुख्यालय का दौरा करेंगी। शशिकला ने शुक्रवार को यह बयान जारी किया है और AIADMK 2024 के आम चुनाव में तमिलनाडु की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता उनके और O पनीर सेल्वम के साथ में है और वह जल्द ही पार्टी की कमान संभालने वाली है। एक और बड़ी खबर की माने तो भाजपा को जोरदार झटका देने की तैयारी में है। राष्ट्रीय जनता दल अपने पुराने जिन पर भी नजर बनाए रखी है। दोस्तों दरअसल पूरी अपडेट ये है कि राजद अपने पुराने चेहरे और पुराने गणित से युवा नेतृत्व को सुदृढ़ करने की कवायद शुरू कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने मजबूत वोट बैंक को बरकरार रखने के जतन के साथ साथ उसकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक पर भी है। इसका ट्रेलर अब देखने को मिल रहा है। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में राजद अपने चेहरे को और भी स्पष्ट अंदाज में साफ करती जा रही है। दोस्तों RJD के संगठनात्मक चुनाव के साथ यह चर्चा तेज हो गई है कि जगदानंद सिंह की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये चर्चाएं यूं ही नहीं है, इसके मूल में RJD के MY समीकरण का मामला है। कई अन्य नजरियों से ये मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों पिछले कई चुनावों से विधानसभा के अंदर RJD अपने MY समीकरण के साथ साथ राज्य के अंदर अपनी स्थिति को काफी मजबूत रखती है और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक पर भी RJD की नजर है, जिसके कारण ऐसे समाज से आने वाले कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। समीर महासेठ को जहां पर एक और मंत्री बनाया गया है, वहीं पर जिले स्तर पर भी वैश्य समाज के नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। रामचंद्र पूर्वे को भी RJD ने बड़ा पद दिया है। दोस्तों इसी के साथ में नीतीश कुमार के साथ क्योंकि RJD का गठबंधन है तो मुस्लिम वोट जनता दल यूनाइटेड के साथ ज्यादा मजबूती से ना जुड़े बल्कि RJD के साथ में मजबूती से रहे और यही बड़ा कारण है कि मुस्लिम वोटों को साथ में लाने के लिए एक तरीके से RJD ने कई सारे पदों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को आगे बढ़ाया। दोस्तों चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा हो या फिर अन्य मामले हो, RJD पूरी तरीके से मुस्लिम वोटों को अपने साथ में कंसोलिडेट करना चाहती है। एक और बड़ी खबर की माने तो हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए कहा कि आपने राज्यपाल को जो चिट्ठी भेजी है, जो रिपोर्ट आपने भेजी है, उसकी जानकारी मुझे भी दीजिए, एक कॉपी मुझे भी पकड़ाइए ताकि हमें पता चले कि आखिर आपने फैसला क्यों लिया है, क्योंकि हमें भ्रम में रखा जा रहा है। सरकार बदलने की तमाम तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी चीजें अगर आगे होती रहेगी तो कैसे राज्य के अंदर व्यवस्था अच्छी रह पाएगी, कैसे विकास आगे बढ़ पाएगा। पूरी तरीके से सरकार को इनस्टेबल करने के लिए कोशिशें की जा रही है। साथ साथ दोस्तों सत्येंद्र जैन के बाद अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक बार फिर से बहस देखने को मिल रही है। दोस्तों वहीं पर तेलंगाना एकता दिवस कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। भारतीय जनता पार्टी मुक्ति दिवस के तौर पर आज कार्यक्रम मनाने वाली है। अमित शाह भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोस्तों तेलंगाना मुक्ति दिवस बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना और राज्य में मुख्यमंत्री KCR को ऐसा नेता बताना जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्योंकि तेलंगाना मुक्ति दिवस दोस्तों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हैदराबाद को सरदार पटेल की मदद से भारत में शामिल कराया गया था, भारत का हिस्सा बनाया गया था और इस दौरान हैदराबाद के नवाब ने इसका विरोध किया था दोस्तों और कई बार हिंसा देखने को मिली थी उसी दौरान। और यही बड़ा कारण है कि इसी लीगेसी को बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है और तेलंगाना मुक्ति दिवस के नाम से राज्य के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को निशाने पर लेकर KCR को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे, पंजाब में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, पंजाब लोक कांग्रेस, और अब ये जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कराएंगे, यानी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी में कराया जाएगा और उसके बाद बीजेपी में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 19 सितंबर का दिन तय किया गया है दोस्तों, यानी मंडे को ये चीजें होंगी। एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज 8 चीते मंगवाए जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बयान देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट चीता कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान था जिसमें 2009 के अंदर अफ्रीकन चीता लाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। 25 अप्रैल 2010 को जयराम रमेश अफ्रीका गए थे चीता देखने के लिए। 2011 में 50 करोड़ रुपए चीता के लिए दिए गए थे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट से प्रोजेक्ट चीता पर रोक लगवा दी गई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटाया और अब चीते भारत आ रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीति के कारण उनको श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी नाम से गोदी मीडिया श्रेय दे रही है। वहीं आपको बता दें कि बेगूसराय के फायरिंग मामले में आतंकवादी घटना बताने पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों की मानसिकता की जांच होनी चाहिए, मानसिक जांच होनी चाहिए जो इस तरीके की घटना को आतंकवादी हमला बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों बेगूसराय के अंदर खुले तौर पर फायरिंग की गई थी और इसमें कई लोग घायल हो गए थे, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और इस मामले को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी घटना बता रही है, बीजेपी के कई सारे लोग, और इसी पर शिवानंद तिवारी की तरफ से बयान सामने आया। वहीं आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने आधे अधूरे वाले बयान पर वित्त मंत्री सीतारमन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है। दरअसल दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन
के बयान की आलोचना उन्होंने की है। सीतारमन ने कहा कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था को बेहतरीन तरीके से चलाया नहीं गया। हमने 1991 में आधे अधूरे सुधारों के साथ शुरुआत की थी। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने मोदी सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री के इस बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालय में बेकरी और कुकिंग कोर्स किया, और ये एक तरीके का तंज था दोस्तों देश की वित्त मंत्री पर, देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का। वहीं एक और बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी को गुजरात के अंदर झटका देने की तैयारी। कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी समेत 19 लोगों को 6 महीने की जेल की सजा दी गई है। यानी चुनाव से पहले इस तरीके की जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम वो लोग नहीं है जो बलात्कारियों को जेल से बाहर निकालने के लिए काम करते हैं। हम लोग इस मामले पर आगे लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएगा मामला। साथ साथ बैठक में नहीं बुलाया तो आग बबूला हो गए। आरजेडी के विधायक जमकर हंगामा मचाया है दोस्तों। वहीं पर चाक चौबंद हो रहा है विपक्ष का गठबंधन। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।